हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निहारिका की शादी पीयूष से हुई थी और वो अपने ससुराल में कदम रखने ही वाली थी। नर्वस होते हुए वो अपने ससुराल को झांककर देख रही थी कि तभी उसकी नजर अपनी ननद पर जाती है, जिसका चेहरा बहुत चमक रहा था। लेकिन जब वो गृह प्रवेश करके उसके पास आकर उसे देखती है तो पाती है कि उसकी ननद की नाक बह रही थी। ये देखकर उसको घिन आती है और वो मन में कहती है, हद है, राम रे ये क्या देख लिया मैंने। मेरी ननद को इतनी भी अकल नहीं है कि कम से कम अपनी नाक ही साफ कर ले। इतना बोलकर निहारिका अपने मन में ही अपनी ननद सिमरन को कोस कर सभी रस्मों को पूरा करती है। और जब वो अपने पति के साथ कमरे में होती है तो भी बार बार उसे अपनी ननद की बहती हुई नाक याद आ रही थी, जिस वजह से उसका जरा भी ध्यान अपने पति पीयूष पर नहीं था। और हिम्मत हार कर वो अपने पति से पूछ ही लेती है, पीयूष जी, एक बात बताइए, ये ननद जी को कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं नहीं, मेरी बहन को तो कोई परेशानी नहीं है। और क्या हो गया है तुमको? अभी तुमको आए एक दिन भी नहीं हुआ और तुमने अपनी ननद की बुराइयां शुरू कर दी। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। वो जब मैं आपके घर में आई तो मैंने देखा कि ननद जी की नाक बह रही है और मुझे बड़ा अजीब लगा। तुम्हारी ननद का तो नहीं पता, लेकिन सुहाग रात के दिन तुम अपने पति से अपनी नाक बहने वाली ननद की जो बातें कर रही हो उससे मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। अच्छा बाबा, सॉरी ना। चलिए अब मैं ननद जी से ध्यान हटाकर आप पर देती हूँ, ठीक है ना? ये बोलकर निहारिका पीयूष को गले लगा लेती है और वो अपने सुहागरात को एंजॉय करते हैं। अगले दिन जब वो घर के मंदिर में पूजा कर रही होती है तो उसकी ननद बहती नाक के साथ आती है और कहती है, क्या भाभी, आते ही पूजा पाठ में लग गई और आपने कपूर क्यों इस्तेमाल किया? कपूर की खुशबू से मेरी नाक बहने लगती है। अच्छा ननद जी, इसका मतलब जब गृह प्रवेश के वक्त माँ जी मेरी आरती उतार रही थी तब भी कपूर की वजह से आपकी नाक बह रही थी। वाह भाभी, पार्ट टाइम जासूसी का काम करती थी क्या? बड़ी जल्दी बात पकड़ ली। हाँ, मुझे कपूर से दिक्कत है। अब आप आपकी पहली रसोई में कुछ बना दीजिए, बहुत भूख लगी है। हाँ, तुम नहा के आओ, मैं कुछ अच्छा सा बना कर रखती हूँ। सिमरन नहाने चली जाती है और निहारिका अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए रसोई में जाकर बहुत कुछ बनाती है। और थोड़ी देर बाद जब वो सब्जी में तड़का लगाती है तो उसकी ननद बहती नाक के साथ छींकते हुए रसोई में आती है और कहती है, अरे भाभी, ये क्या कर रहे हो? कैसा तड़का लगाया है, मेरी नाक ही बहने लग गई। ननद जी, आपकी नाक तो वैसे भी बहती रहती है, समझ नहीं आता कौन सी नदी है जिसका पानी ही खत्म नहीं होता। कुछ कहा क्या भाभी आपने? सिमरन इतना पूछती है तभी उसकी सास रसोई में आती है और उन दोनों से कहती है, अरे भाई, क्या बातें चल रही है ननद और भाभी में? कोई हमें भी बता दो। कोई नहीं माँ जी, नाक की ही बात चल रही है, मेरा मतलब काम की। अच्छा ठीक है। अब बातों से ही पेट भरेगी या कुछ खाने को भी देगी? आज तेरी पहली रसोई है, उम्मीद है तूने कुछ बढ़िया बनाया होगा। आप सब चलकर बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। निहारिका की बात सुनकर सब चले जाते हैं और नाश्ते की टेबल पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद निहारिका सबके लिए नाश्ता लेकर आती है, जो वैसे तो स्वादिष्ट था लेकिन मिर्ची ज्यादा थी, जिस वजह से उसकी ननद की नाक फिर से बहने लगती है और वो कहती है, भाभी, कितनी मिर्ची डाली है? देखो मेरी नाक बहने लगी। ननद जी, आपकी नाक तो चम्मच जी बहने लगती है। इतना अच्छा खाना बनाया है, इनको उसमें भी कमी लग रही है। अरे सिमरन, कुछ मीठा खा लेना, सब्जी में मिर्च है तो। और तुम निहारिका, सिमरन की नाक बहने लगती है तो अब से मिर्ची जरा कम ही डालना। इस तरह निहारिका की पहली रसोई पर भी निहारिका की ननद की नाक अड़ा देती है और यूं ही दिन बीतते जाते हैं। अब आए दिन सिमरन की नाक कभी किसी बात पर बहने लगती तो कभी किसी। ये सब सोचते हुए एक दिन निहारिका अपने कमरे में बैठकर बोलती है, किसी औरत के आंसू इतने नहीं बहते जितनी मेरी ननद की नाक बहती है। कहाँ एक तरफ दुनिया में सूखा पड़ा हुआ है और वहीं मेरी ननद की नाक जब देखो गीली रहती है। पता नहीं कौन सा अभागा इंसान होगा जिससे मेरी ननद की शादी होगी, और अगर उनकी शादी कभी हुई ही नहीं तो मैं कैसे उनको उम्र भर झेलूंगी। वो ये सब बोल रही थी कि तभी उसकी सास सोमती उसके कमरे में आती है और उससे कहती है, बहू, ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गई हो तो मेरी बात सुन, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी माँ जी, बोलिए। वो मैं बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। मैं बाहर जा रही हूँ और शाम तक आऊंगी, और हाँ, शाम को अपनी कुछ सहेलियों को लेकर आऊंगी।
तो तू घर को अच्छे से साफ कर देना। मैं नहीं चाहती वो लोग मेरी बहू को लेकर बातें बनाएं। जी माँ जी, आप जाइए, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं सब अच्छे से संभाल लूंगी और सब सफाई अच्छे से कर दूंगी। सोमती अपनी बहू की बात सुनकर चली जाती है, जिसके बाद निहारिका भी खाना बनाने के बाद घर की सफाई करने लगती है और वो हाथ में झाड़ू लिए पूरे घर की धूल साफ कर रही थी। तभी वहाँ हांफती हुई और छींकती हुई सिमरन बहरती नाक लेकर आती है और अपनी भाभी से कहती है, अरे भगवान के लिए रुक जाइए भाभी, अब क्या मेरी जान लेकर मानोगी? हाँ हाँ, रुक गई। बताओगी मैंने क्या किया है? भाभी, आपको घर की सफाई करनी थी तो मुझे बता देती, मैं कहीं बाहर चली जाती। क्यों ननद जी, आपको यहाँ रुकने में क्या दिक्कत है? भाभी, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मेरी नाक बह रही है? ये धूल मिट्टी से मुझे छींकें आने लगती हैं और मेरी नाक बहने लगती है। अरे बस करिए ननद जी, आपकी नाक तो हर कारण से बहने लगती है। अब क्या मैं सब कुछ करना छोड़ दूं? निहारिका की ये बात समय से पहले घर आई सोमती सुन लेती है और उसके पास जाकर गुस्से में उससे कहती है, बस कर बहू, मैं देख रही हूँ तू जब से इस घर में आई है अपनी ननद और उसकी बहती नाक के पीछे पड़ी रहती है। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी सहेलियाँ नहीं आई और मैं जल्दी आ गई, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता मेरी बेटी से तू कैसे बात करती है। क्या करूँ माँ जी, आप बताइए। कपूर जला लो, मिर्ची का खाना बना लो, परफ्यूम लगा लो, सफाई कर लो, कुछ भी कर लो, मेरी ननद की नाक आए दिन बहती रहती है। अरे तो क्या तूने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि तेरी ननद की नाक क्यों बहती है? अरे कमअकल, उसकी नाक सेंसिटिव है और उसको नजला है, जिस वजह से उसको 12 महीने जुकाम रहता है और यही कारण है कि हम तेरी ननद और उसकी नाक का बहुत ध्यान रखते हैं। अब भी तुझे कुछ समझ आया या नहीं? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये कभी समझ नहीं पाई कि अगर मेरी ननद की नाक बहती है तो उसका कोई कारण भी हो सकता है। मैं हमेशा उनको कोसती रहती, मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगनी है तो उससे मांग जिसको तूने आज तक इतना सुनाया है, जिसकी नाक बहने पर तूने उसे ताने दिए हैं, यानी माफी तेरी ननद से मांग। सोमती की बात सुनकर निहारिका को अपनी गलती पर बुरा लगता है और वो अपनी ननद से नजरें झुकाकर कहती है, ननद जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। हमेशा आपको सुनाती रही, लेकिन आपने कभी मुझे कुछ गलत नहीं बोला। मैं वादा करती हूँ अब से आपका साथ दूंगी और घर में भी अच्छा परहेज रखूंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो। और मेरी एक सहेली डॉक्टर है, उसके पास आपको लेकर चलूंगी। अरे भाभी, कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया और आपको तो मेरी दिक्कत के बारे में खुलकर पता भी नहीं था, तो इसमें आपकी क्या गलती। पर मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप ये झाड़ू नीचे रख दें, क्योंकि इसकी धूल से मेरी नाक बहनी बंद नहीं हो रही। सिमरन की बात सुनकर निहारिका की नजर अपने हाथ में पकड़ी झाड़ू पर जाती है, जिसे जमीन पर रखकर वो सिमरन के गले लग जाती है और निहारिका के परफ्यूम की वजह से सिमरन की नाक और बहने लगती है और ये देखकर तीनों हंस देते हैं। और उसके बाद हमेशा निहारिका अपनी नाक बहने वाली ननद के साथ खुशी खुशी रहती है। जी हाँ, खीर याद आया, खीर तो आज मोनिशा ने बनाई थी। इसका मतलब मेरी सौतन मोनिशा है। इतने टाइम से मेरी दोस्त बनकर मेरे साथ रह रही थी और करतूते देखो इसकी। अभी के अभी इसके घर जाकर इसका बैंड बजाती हूँ, समझती क्या है खुद को, और फिर घर आकर आपका भी मोर बनाती हूँ। हर सुबह की तरह आज भी अनीता अपने पति राहुल से झगड़ा कर रही थी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उनकी पड़ोसन मोनिशा उनके घर आती है और अनीता को चुप करवाते हुए बोलती है, अरे अनीता, क्या हुआ तुमको? क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? मोनिशा, इस आदमी का रोज का ड्रामा है। मैं खाना बनाकर सब कुछ टाइम पे करके देती हूँ, पर इसका नखरा इतना है कि कुछ खाना ही नहीं है। अरे ये तुम दोनों पति पत्नी के बीच की बात है, तो इसे तुम दोनों क्यों नहीं सॉल्व कर लेते? मोहल्ला क्यों इकट्ठा कर रहे हो? अरे मुझे पक्का पता है इस आदमी का किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है। सौतन बना रखी है इसने मेरी, वही अच्छी लगती है इसे। यार हद हो गई वहम की। अब तो कितनी बार कह चुका हूँ, ऐसा नहीं है कुछ भी। यार कभी सब्जी में नमक तेज होता है, कभी मीठी होती है सब्जी। तेल इतना महंगा हो गया है, पूछो मत। क्या खाऊं ऐसे खाने को मैं? बात तो सही कह रहे हैं राहुल जी। अनीता, तुम खाने के मामले में ढीली और बहुत कमजोर हो। तुम मेरी दोस्त हो या सौतन, मेरे पति की तरफदारी करनी है तो चली जाओ यहाँ से। तुम अपना ये लाउड स्पीकर बंद करो, मैं ही जा रहा हूँ ऑफिस। मोनिशा, तुम जरा समझा देना इसे प्लीज। इतना कहकर राहुल ऑफिस के लिए घर से निकल जाता है और अनीता फिर से बोलती है, मोनिशा, तुम मेरी बात का यकीन करो, मेरे पति ने मेरी सौतन बना रखी है, मैं अच्छे से जानती हूँ।
अनीता तुम खामखा शक करती हो राहुल जी पर, वो ऐसे नहीं है। तुम्हें नहीं पता, देखना मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि आखिर मेरी सौतन है कौन। मोनिशा अनीता को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर अनीता कुछ मानने को तैयार ही नहीं होती। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। अनीता का राहुल पर शक करना कम ही नहीं होता। ऐसे ही एक रात डिनर करते वक्त राहुल अपने फोन में किसी का मैसेज देखकर काफी मुस्कुरा रहा होता है। तभी अनीता उसे ऐसे हंसता हुआ देखकर बोलती है, क्या हो रहा है? किस बात पर इतनी बत्तीसी दिखा रहे हो? किसी से भी नहीं, वो ऑफिस के ग्रुप में किसी ने फनी जोक भेजा है तो वही पढ़ रहा था। हाँ, क्या पता ऑफिस है या सौतन, न जाने कौन सी कलमुई है जो मेरी सौतन बनी है। मेरा बसा बसाया घर बर्बाद कर रही है। ठीक है अनीता, मेरा खाना तो हो गया, मैं सोने जा रहा हूँ कमरे में। जाओ। राहुल अपना फोन चलाता हुआ वहाँ से अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में सो जाता है और जैसे ही अनीता कमरे में आती है तो वो अपने पति को सोया हुआ देखकर बोलती है, हाँ, अच्छा मौका है, अब पता लगाती हूँ कौन सी विश्व सुंदरी से बातें कर रहे थे। आज तो मैं मेरी सौतन का पता लगा कर ही रहूंगी। बड़े दंत चमका रहे थे पतिदेव, हंसने लायक दंत ही नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर अनीता सोए हुए राहुल के फिंगरप्रिंट की मदद से उसके फोन को ओपन करती है, जिसके बाद वो राहुल के फोन का व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट सब कुछ चेक करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, जिस पर वो खुद से बोलती है, मुझे पक्का पता है इन्होंने उस चुड़ैल का नंबर डिलीट कर दिया होगा या फिर किसी और के नाम से सेव किया होगा ताकि मुझे पता ना चल सके। कोई नहीं राहुल जी, अब चाहे जितना भी छुपा लो, पता तो मैं लगा कर रहूंगी कि मेरी सौतन है कौन, फिर मैं उसकी हड्डियों का चूरमा बनाऊंगी। इतना कहकर अनीता राहुल का फोन साइड में रख देती है और मुंह बनाकर सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। अनीता का शक राहुल पर बढ़ता ही जाता है, जिसके चलते राहुल काफी परेशान सा हो जाता है। एक दोपहर अनीता अपने घर में बैठी फोन चला रही होती है, तभी वहाँ मोनिशा आकर बोलती है, हेलो अनीता, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तू बता। हाँ बढ़िया। अरे मैं ना खीर बना रही थी यार, लेकिन चीनी कम पड़ गई, जरा चीनी है तो दे दो। हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी लाती हूँ। इतना कहकर अनीता रसोई में जाती है और एक कटोरी चीनी लाकर मोनिशा को दे देती है और मोनिशा चीनी लेकर वहाँ से चली जाती है। साथ ही अनीता भी शाम के खाने की तैयारी में लग जाती है। कुछ देर बाद राहुल घर आता है और अनीता उसका टिफिन खोलकर धोने के लिए सिंक में डालती है। तभी वो टिफिन देखकर गुस्से से तिलमिला जाती है और बोलती है, मुझे पता था कि मेरी सौतन है, पर वो मोनिशा है ये मुझे आज पता चला। अनीता, तुम सस्ते नशे करती हो क्या? मैं कोई नशे नहीं करती, समझे तुम। मैंने तो खीर बनाई ही नहीं है, तो तुम्हारे टिफिन में खीर कहाँ से आई? क्या कहा तुमने? खीर? जी हाँ, खीर। याद आया, खीर तो आज मोनिशा ने बनाई थी। इसका मतलब मेरी सौतन मोनिशा है। इतने टाइम से मेरी दोस्त बनकर मेरे साथ रह रही थी और करतूते देखो इसकी। अभी के अभी इसके घर जाकर इसका बैंड बजाती हूँ। समझती क्या है खुद को, और फिर घर आकर आपका भी मोर बनाती हूँ। बस करो यार, हद हो गई तुम्हारी भी अब तो। हर सफेद चीज खीर नहीं होती, समझी? ढंग से देखो, दही है वो। तुमने आलू बैंगन की सूखी सब्जी टिफिन में डाली थी, जिस वजह से मुझे दही मंगवाना पड़ा, समझी? अब भी यकीन नहीं आता तो टिफिन चाट के देख लो। ठीक है, खुद को यकीन दिलाने के लिए मैं ये टिफिन भी चाट लूंगी। अगर ये दही नहीं हुआ ना, तो आज तुम्हारी मौत मेरे हाथों तय है। इतना कहकर अनीता अपनी उंगली लंच बॉक्स में घुमाती है और फिर उस उंगली को चाटती है और बुरा सा मुंह बनाती है। तभी राहुल बोलता है, हाँ जी, कैसी लगी बीवी जी आपको खट्टी खीर? मजा आ गया? यकीन आ गया कि मैं सच बोल रहा हूँ? या फिर ऑफिस में चलो, तुम्हें अपने चपरासी से भी मिलवा देता हूँ जो लंच में दही लेकर आया है। यार अनीता, हद होती है शक करने की। अभी तो मैं ऐसा कुछ करता नहीं हूँ, तब तुम्हारा ये हाल है। अगर सोचो मैं ऐसा कुछ करता तो क्या होता। कभी कभी तो तुम्हारी हरकतें देखकर लगता है कि सच में कर लूं ये सब। इतना कहकर राहुल गुस्से में घर से बाहर चला जाता है और उसके जाने के बाद अनीता खुद से बोलती है, हे भगवान, ये सब मैं क्या कर रही हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं
कि राहुल सच में सही कह रहा है और मैं खामखा सौतन ना होते हुए भी सौतन का वहम अपने दिल में पाल कर बैठी हूँ। अपने ही हाथों अपना घर बर्बाद करने जा रही हूँ। और वो मोनिशा, वो भी अच्छी दोस्त है, आज तक हमेशा उसने मेरी मदद की। मैं क्या कर रही हूँ, मुझे राहुल से माफी मांगनी होगी। इतना सोचकर अनीता जैसे ही राहुल को तलाशने बाहर जाती है तो वो देखती है कि राहुल मोनिशा के घर में हाथों में तोहफा लिए जा रहा है। वो उसके पीछे जाती है और छुपकर उन दोनों की बातें सुनती है। वाह राहुल जी, ये तो बहुत खूबसूरत है सच में। कब से इंतजार कर रही थी इसका, आखिरकार मिल ही गया। हाँ मोनिशा, बहुत मेहनत से तलाशा है ये मैंने अनीता के लिए। अगर तुम मेरी मदद ना करती तो मिलता नहीं। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, पर वो है कि शक का पाठ पढ़ के बैठी है। लाख बार समझा लिया पर मानती ही नहीं। तभी अनीता घर के अंदर आती है और राहुल के गले लगकर बोलती है, मुझे माफ कर दो राहुल, मैंने अपने शक के चलते हमारे रिश्ते को भी अनदेखा कर दिया। मुझे यकीन हो गया कि तुम बस मेरे हो और किसी के नहीं। राहुल अनीता को माफ कर देता है और अनीता भी अब अपने पति पर शक करना बंद कर देती है और फिर सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।